नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र लेकर तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश जनता को लुभाने की है। दावा किया जा रहा है कि घोषणा पत्र में जनता के मुद्दे होंगे, यानी कि वो मुद्दे होंगे जो जनता के हित में हो। चुनाव में जीत या हार तय करने में घोषणा पत्र बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए कि आखिर घोषणा पत्र को लेकर सियासत क्यों हो रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों ही राजनीतिक दलें जीत का फॉर्मूला तैयार करने में जुटी हुई है। इन सब के बीच जिस बात की चर्चा तेज है वह है घोषणा पत्र। दरअसल बीजेपी ने घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान कर लोगों की राय लेने मोबाइल नंबर जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस इंटरनल कमेटी पर ही फोकस कर रही है। इन सब के बीच भाजपा नेताओं के हाथ जारी किए जा रहे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाजपा कांग्रेस में घोषणा पत्र के लिए आम जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं होने की बात कह रही है। भाजपा नेता द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर में कार्टून के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान महापौर पर जनता के द्वारा पत्थर फेंकते दिखाया गया है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि कैसे छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है। बहरहाल भाजपा दावा कर रही है कि आम जनता की राय लेकर ही नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए जनता किस प्रकार के विकास चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र चुनाव समिति बनाई है। सबके विचारों से हम अवगत होना चाहते हैं और उसके लिए हमने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9111014400 ये आज आप लोगों के माध्यम से जारी किया है। इस व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन करके भी आप ईमेल कर सकते हैं। साल 2018 चुनाव से पहले घोषणा पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में इतनी चर्चा कभी नहीं हुई, मगर साल 2018 में भाजपा के 15 सालों की सत्ता को समाप्त कर कांग्रेस के सत्तासीन होने में तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव की अध्यक्षता में बनी घोषणा पत्र कमेटी के वर्किंग स्टाइल और उसमें उल्लेखित बिंदुओं का 50% महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि 2023 के चुनाव में भाजपा ने उसी तर्ज पर मौजूदा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति का न केवल गठन किया बल्कि प्रदेश भर से जनता की राय ली गई। बीते 2 नगरीय निकाय चुनावों में यही इतिहास रहा है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों और भाजपा के पोस्टर वॉर और सियासी चर्चाओं के बीच कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि पब्लिक ओपिनियन के आधार पर घोषणा पत्र जारी होगा, तो वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय पोस्टर को भाजपा के खाली दिमाग और वक्त की उपज करार दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं से सबसे बातचीत करके अब पब्लिक ओपिनियन भी ले रहे हैं हम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, तीनों बातों को समावेश किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जन घोषणा पत्र की शुरुआत जनता के बीच में जाकर घोषणाओं को लेना या जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठ कर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें करीब आते जा रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो रही है। प्रत्याशी चयन से लेकर घोषणा पत्र बनाने तक और जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने तक, बहरहाल निकाय चुनाव का जिस तरह से आगाज हुआ है, अंजाम भले ही किसी के पक्ष में हो, मगर चुनावी रंग एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। जहां मोहन सरकार प्रदेश में शराबबंदी करने जा रही है, जिसकी शुरुआत धार्मिक नगरों से की जाएगी। इसको लेकर सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी। इधर सीएम के ऐलान के बाद शराबबंदी को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। शराबबंदी की ओर बढ़े मोहन, धार्मिक नगरों में करेंगे शराबबंदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान, सबसे पहले धार्मिक नगरों से होगी शुरुआत। सरकार नीतियों में करेगी बदलाव। देश में बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू होने जा रही है। इस बात का ऐलान खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां शराबबंदी का फैसला लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शराबबंदी की घोषणा करेंगे। इसके लिए सरकार शराब नीति में संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र भी नजदीक है। संतों ने इस बात का अनुरोध किया था, जिसके बाद शराबबंदी को लेकर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर है। जहां भी धार्मिक नगर हैं, वहां इसे लागू किया जाएगा। केवल धार्मिक नगरों की सीमा के बाहर वाले शहरों में ही शराब बेची जा सकेगी। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है, उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। यहाँ होगी शराबबंदी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, पीतांबरा पीठ, नलखेड़ा, अमरकंटक, ओरछा, मैहर, चित्रकूट। क्या पूरे प्रदेश में होगी शराबबंदी? शराबबंदी का ऐलान, कांग्रेस क्यों परेशान? उमंग सिंघार ने शराबबंदी पर उठाए सवाल। क्या उज्जैन से होगी शराबबंदी की शुरुआत? पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी करे सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उमंग सिंघार। मुख्यमंत्री के ऐलान पर उमंग सिंघार का कहना है कि सीएम मोहन अगर शराबबंदी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गृह क्षेत्र उज्जैन से इसकी शुरुआत करें। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि धार्मिक शहरों में ही क्यों, सरकार पूरे प्रदेश में शराबबंदी करे। मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब से लोगों को पैसा आ रहा नेताओं को बंद होगा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के तहत सरकार 17 धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से इस फैसले पर अमल किया जा सकता है। सरकार के इस कदम की पूर्व सीएम उमा भारती ने तारीफ की है। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के द्वारा धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी अभूतपूर्व निर्णय है। इसके लिए मोहन यादव जी का अभिनंदन। 2 साल पहले हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब पर प्रतिबंध नीति बहुत ही जनहितकारी एवं व्यवहारिक थी। हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ही बढ़ रहे हैं। यह पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक और कदम है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि उमा भारती अप्रासंगिक हैं।
और वह अपने बयानों को लेकर ना तो गंभीर दिखती हैं और ना ही उनकी बातों का कोई विश्वास करता है। देखिए, उमा भारती के चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे तो वो एक चित्त होकर के किसी काम को नहीं करती। एक बार आपको याद होगा कि शराब की दुकान में जाके पत्थर मारने का काम किया था। ये वही उमा भारती हैं जो सरकार का विरोध कर रही थी। ये वही उमा भारती है जिन्होंने कसम खाई थी कि गंगा सफाई करके रहूंगी। कितने हजार करोड़ का बजट उमा भारती जी ने सैंक्शन करा लिया था। गंगा साफ हो गई क्या? उमा भारती जी की बातों पर अब इस देश की जनता को विश्वास नहीं रहा है। कहती कुछ है, करती कुछ है, आज कुछ कहेंगी, कल कुछ कहेंगी। उनका जो मत है वो बदलता रहता है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत हो रही है। सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में बिहार की तरह शराबबंदी करेगी। इस पर सरकार जल्द फैसला करेगी और नीतियों में संशोधन कर आदेश को जारी किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस जरूर हमलावर है और कांग्रेस इसे बीजेपी की नौटंकी बता रही है। देखने वाली बात होगी कि सरकार शराबबंदी की शुरुआत प्रदेश के किस शहर से करती है और क्या सिर्फ धार्मिक शहरों में शराबबंदी होती है या सरकार पूरे प्रदेश में शराबबंदी की योजना बनाएगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन पर महामंथन होगा। इसके लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में राज्य स्तरीय टोली का गठन किया है। ये टीम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई बिंदुओं पर काम करेगी। इसी पर भोपाल से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। MP में वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत। प्रदेश में किया राज्य स्तरीय टोली का गठन। कांग्रेस ने बीजेपी की टोली को बताया जुमला। बीजेपी ने फैसले को बताया जनहितैषी। टोली करेगी जागरूकता फैलाने का काम। मध्य प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के भीतर टोलियों का गठन किया गया है। इसमें रोहित आर्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को संयोजक बनाया गया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश के साथ ही अलग अलग प्रदेशों के लिए इस तरह की टोलियों का गठन हुआ है। देश भर की टोलियों की दिल्ली में अब एक संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। टोलियों को मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जन जागरूकता फैलाने का काम दिया जाएगा। आम जन से इस बारे में सुझाव लिए जाएंगे। प्रबुद्ध जन से चर्चा की जाएगी। इस बात की भी जिम्मेदारी टोलियों को दी गई है। अब ये टोलियां लोगों को ये समझाने का प्रयास करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में कितना कारगर है। भविष्य में इसके लागू होने के साथ ही आमजन को इसका क्या फायदा होगा, इस बारे में भी बताया जाएगा। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय टीम संगठन के हिसाब से इसे जमीनी स्तर पर ले जाने का काम करेगी। जनता को जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में टेबल करने पे सफल रही थी और जिसके पश्चात अब उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है, जहां पर विभिन्न दलों के सांसदों की ओर से उस पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस उसको लागू करने के पश्चात होंगे उस पर अध्ययन हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर केंद्र की सरकार पूरी तरीके से इस बिल को लागू करने की मंशा रखती है। ऐसे में संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के अपने काडर के भीतर उस पूरे बिल को समझते हुए आने वाले वक्त में कैसे उसको लागू करना है, तमाम चीज़ों के कहीं ना कहीं क्रियान्वयन है। तो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य जी हैं और इसके साथ ही साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को रखा गया है। और यह लोग प्रदेश स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में पार्टी की जो भी मनोदशा है उसको कहीं ना कहीं अध्ययन करने के पश्चात उसको आगे बढ़ाने का काम करें। केंद्र सरकार ने पैसे, समय और विकास को गति से आगे बढ़ाने के लिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पार्लियामेंट में रखा। अभी इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC को भेजा गया। इसके लिए देश भर में लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। ये कैसे लागू हो, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। बीजेपी की राज्य स्तरीय टोली पर कांग्रेस ने तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को नहीं चुन पाती, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में फैसले नहीं ले सकती, वो पार्टी एक देश एक चुनाव कराने की बात कैसे कर सकती है। इनके पास ना तो मशीन है ना अमला है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। जो पार्टी 6 महीने में अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को नहीं चुन पाती है, वो ये नौटंकी कर रही है, दम्भ कर रही कि एक देश और एक चुनाव करवा लेगी।
अमला है तुम्हारे पास, लोग हैं तुम्हारे पास, मशीनें हैं तुम्हारे पास। 1.5 करोड़ मशीनें लगेंगी नई, और नई जब 1.5 करोड़ मशीनें लगेंगी तो खर्चा लगा लीजिए, बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बस जुमला है, जुमला देना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन पर समर्थन जुटा रही है। राज्य स्तरीय टोली के साथ बीजेपी का पूरा संगठन इस दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बिल की सही जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। हालांकि विपक्ष इस टोली को लेकर सियासत कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल जोरों शोरों से कर रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी तय कर ली गई है। जहां निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस को आत्मविश्वास है कि उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान को फतह कर लौटेंगे, मगर कांग्रेसी नेताओं को यह समझना होगा कि उनके प्रत्याशी चुनने का आधार इस बार क्या रहने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव का ऐलान, राजनीतिक दलों का क्या है प्लान? तारीखें घोषित होने के बाद प्रत्याशी चयन में तेजी। चुनाव विजय को लेकर कांग्रेस को आत्मविश्वास, लेकिन चयन प्रक्रिया पर नेताओं में अटकी फांस। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार से निराश कांग्रेस के पास प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अब एक अंतिम मौका है कि वह निकाय और पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करे। इसलिए कांग्रेस ने उदयपुर कॉन्फ्रेंस के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना तय किया है। हालांकि निकाय और पंचायत के चुनाव कार्यकर्ता के चुनाव होते हैं, दो स्थानीय लोगों को अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार राजनीतिक दल देते हैं। वैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अपने स्थानीय नेताओं के हाथों में सौंप दी है। पर क्या कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी चुनने का मौका मिलेगा या फिर नेताओं का प्रभाव नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए होते। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल हमारे लिए कठिन तो है कि नगर पंचायत उनके पार्षद, नगर पालिका उनके पार्षद, नगर निगम उनके पार्षद, फिर अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, महापौर का टिकट वितरण करना, लेकिन हम लोगों ने इसको एकदम उनको सरलीकरण हम लोगों ने कर दिया है। चयन समिति वो बनाएंगे, चयन समिति बनाकर हर जिले में जितने भी पालिका या फिर नगर पंचायत है, नगर निगम भी है, वहां के वार्ड में जितने भी आवेदन आएंगे, जीतने वाले प्रत्याशी को हम लोगों ने कह दिया है जितने संभव हो सके वो सिंगल नाम करके आएंगे। संभाग स्तर का हम लोगों ने कमेटी बना दिया है और वहां पे चुनाव को लेकर मंथन होगा और बस्तर संभाग में इस समय वहां के लिए अलग से रणनीतियां बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष से अलग सिंहदेव के बोल, प्रदेश नेतृत्व को रायशुमारी की दी हिदायत, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन की जरूरत, शीर्ष नेतृत्व का सहारा लेना ही होगा। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तेरा मेरा नहीं चलेगा। यह चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसमें ब्लॉक और जिला समिति को मौका दिया जाएगा। जो योग्य प्रत्याशी होगा और जो जिताऊ चेहरा होगा उसे ही कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का सहारा लेना ही होगा। कुछ वार्ड पंचायत ऐसे होंगे जिनको लेकर दिग्गजों के साथ रायशुमारी जरूरी होगी। निश्चित रूप से चुनौती हमेशा रहती है, कोई भी चुनाव आसान नहीं रहता और इस चुनाव को भी चुनौती के रूप में हम लोग लेके चलेंगे और बेहतर से बेहतर परिणाम पार्टी के पक्ष में लाने के लिए पहल करेंगे। घोषणा पत्र समिति एक सीमित कार्य के लिए रहती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पॉलिटिकल कमेटी में रखा है। हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के खुद के नेताओं में असमंजस नजर आ रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का सहारा लेना ही होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किस आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन करती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए मोहन सरकार ने 2028 का टारगेट फिक्स किया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंथन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को टारगेट पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर मंजूरी भी मिली है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से खत्म होगी गरीबी, सरकार ने 2028 तक का रखा टारगेट। मोहन कैबिनेट की बैठक में हुआ मंथन, गरीब कल्याण मिशन पर रहा फोकस। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गरीबी खत्म करने की दिशा में चर्चा की गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण मिशन पर मंथन किया। सरकार ने साल 2028 तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि गरीबी समाप्त करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। गरीब कल्याण की प्लानिंग पर हुई चर्चा। लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पर होगा काम। गरीबों की आय बढ़ाने पर होगा फोकस। आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। झींगा मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा पर रहेगा जोर। पोषण आहार पर भी रहेगा जोर। स्वच्छता, पेयजल की उपलब्धता पर फोकस। गरीबों के आवास पर होगा तेजी से काम। हर गरीब का होगा बैंक खाता। इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों, और हमेशा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। और जैसे मछुआरे हैं, तो आज हम मछुआरों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बने। बहुत बारीक चीज़ उसमें आज चर्चा हुई, जिसमें कि कौन सी मछली का मार्केट अच्छा है, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखकर उस मछली को वो उत्पादन करे, जिससे कि उसकी आय बढ़े। तो सामान्यतः ट्रेडिशनल मछलियाँ होती है जिसको कि रेट वेट ज़्यादा मिलता नहीं। जैसे मुझे याद है झाबुआ में झींगा मछली का प्रयोग किया गया। झींगा मछली का प्रयोग करने के बाद वहाँ के आदिवासियों को सबसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनकम हो रही है। तो ऐसी मछलियाँ जो बाजार में अच्छे भाव में बिक सकती है, उसके बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो तो ये मैंने ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक बिंदुओं पर गरीब उन्मूलन के लिए क्या क्या कर सकती सरकार, उसके बारे में। अब जैसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स से सुधार, आप जानते हैं कि बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, भोजन उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, स्वच्छता एक मिशन की तरह हर गांव तक पहुंचे, पेयजल उपलब्धता। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुंचे, इसकी एक बहुत बड़ी योजना सारे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश ने उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा निवेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसमें इंग्लैंड, जर्मनी के साथ जापान भी पार्टनर होगा। उन्होंने कहा कि जीआईएस को लेकर विभागों की नीतियों में परिवर्तन करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से पॉलिसी बनाई जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना को आगामी 2 वर्ष तक जारी रखने के प्रस्ताव को पास किया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए कि खाली होने वाले तालाबों को पास के जलाशयों से भरा जाए।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शासकीय भवनों पर लागू करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया। उन्होंने बताया कि डायल 100 के दूसरे चरण को लेकर 1565 करोड़ के डीपीआर को भी मंजूरी दी गई है। हर जिले में पुलिस बैंड को लेकर 932 पदों की स्वीकृति भी दी गई है। 27 से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा करेंगे और 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में होने की संभावना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफी आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। मोदी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी। मुख्यमंत्री ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट की तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के साथ नर्मदा का पूजन करेंगे। ये कैबिनेट बैठक इसलिए खास होगी क्योंकि सरकार नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन के साथ धार्मिक पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन करेगी। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। बात सियासत की, मैं फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।